गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो पढ़ाई को हम लोग और बेहतर बनाने के लिए कुछ एडिशनल फैक्ट्स उसमें जोड़ लेते हैं, देखते हैं करंट अफेयर्स में क्या क्या आज इश्यूज़ हैं। उसके बाद इश्यूज़ के बाद हम लोग क्या करते हैं, वन लाइनर फैक्चुअल्स जो होते हैं फैक्ट उन्हें देख लेते हैं एंड एट द एंड हम लोग इश्यूज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके यानी MCQs को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हो, देखते हैं फर्स्ट इश्यूज आज हमारे पास क्या है। ओके भारत का पहला कार्बन तटस्थ न्यूट्रल गांव ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में विकसित किया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले इस ठाणे जिले को देख लेना है। ये ठाणा जिला कहाँ पड़ेगा, ये ठाणा जिला कहाँ पड़ेगा, तो ये आपका आएगा, ये कहाँ पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में। ओके कहाँ है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ओके ठाणे जिले महाराष्ट्र। और भिवंडी तालुका है। एक्चुअली मैंने भिवंडी तालुका को अंडरलाइन किया है, इसके बारे में एक फैक्ट मैं आप लोग को बताऊंगी अभी। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं जो न्यूट्रल जो है, कार्बन न्यूट्रल से जो रिलेटेड जो यहाँ पर इश्यूज है उसे देख लेते हैं। तो ठाणे जिले महाराष्ट्र में है, वहाँ पर एक विकसित की जा रही है और वह भारत का पहला, ये क्या होगा, भारत का पहला कार्बन तटस्थ यानी न्यूट्रल गाँव बनेगा। गाँव है ये। ओके भारत का पहला गांव की बात कर रहे हैं। तो अप्रैल 2002, इससे पहले क्या हुआ है, अप्रैल 2022 में यानी लास्ट ईयर पल्ली गांव, ओके ये एक पल्ली गांव जो है कहाँ है, यह जम्मू के सांबा जिले में है। कहाँ है? जम्मू के सांबा जिले में। यह भारत की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बन गया है। ओके यानी आपके पास क्या हो गया, अभी तक एक पंचायत बन चुका है और एक गांव की भी बात आ गई। अब एक न्यूज़ में क्या जुड़ गया आपके साथ, पल्ली गांव जो है वो पहला पंचायत था भारत का, जम्मू के सांबा जिले में है। और अब जो दूसरा आप देख रहे हैं कार्बन न्यूट्रल से जो रिलेवेंट जो फैक्ट है उसमें यह है कि भारत का पहला तालुका भिवंडी, ओके ठाणे जिला भिवंडी तालुका जो है वो डेवलप हो गया है, होने जा रहा है। क्लियर? चलिए आप लोग इसके साथ एक फैक्ट और जान लें कि जो इंडिया ने टारगेट कर रखा है, यानी COP26 में जाकर के इंडिया ने क्या अनाउंस किया था, COP26 में इंडिया ने क्या अनाउंस किया था, COP26। तो इंडिया ने क्या कहा था कि उसका लक्ष्य कब तक है, 2070 यानी 2070 तक क्या टारगेट है, जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य है। कब तक है? 2000। जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य कब तक है? 2070 तक। और ये बात इंडिया ने कब कहा है? COP26 में। क्लियर? चलिए तो यहाँ एक चीज, हाँ अब तो ये हो गई अबाउट कार्बन तटस्थता के लेकर के न्यूज। मैंने अभी आपको कहा भिवंडी तालुका, ओके तो भिवंडी में ही करीब यहाँ पर 1,75,000 किसान जो हैं, 1 लाख, भिवंडी के करीब 1,75,000 किसान इस भिवंडी में आप 1,75,000, ओके ये जो किसान हैं ये किसका फायदा उठा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का यह लाभ उठा रहे हैं। ओके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं, कहाँ पर? भिवंडी में ही। ओके अब आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है कि मतलब एक साल में, ओके प्रत्येक साल में आप जो किसानों को वो 6,000 रुपये दी जाती है, लेकिन ये किश्तों में दी जाती है, 3 किश्तों में, यानी हर 4 महीने पे 2,000 रुपये जो है किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को एक आर्थिक सहायता जो दी जा रही है वो 6,000 रुपये की साल में प्रति किसान को दिया जा रहा है। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में भाग लिया। ओके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम में, ठीक है आप लोग मैप में देख रहे हैं सूरीनाम,
सूरीनाम ये कहाँ है? तो ये आप देख रहे हैं, ये रीजन मैप किसका है? ये मैप किसका है? तो ये जो है दक्षिण अमेरिका, यानी आप बोल सकते हैं कि साउथ अमेरिका का मैप है और यहाँ आपको सूरीनाम लोकेट हो रहा है। ये है सूरीनाम। चलिए, तो यहाँ पर भारतीयों के आगमन के 150वीं वर्षगांठ, ठीक है, जो यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है, तो इसी सेलिब्रेशन में कौन गई है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई हुई है। 4 जून को द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम की 3 दिवसीय दौरे 3 दिन का इनका दौरा है। और जो सूरीनाम की राजधानी है, ये क्या है? राजधानी है, पारामारिबो। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। पारामारिबो वहां पहुंची हैं। ओके, चलिए इनसे रिलेवेंट और क्या फैक्ट देख लेते हैं। उन्हें सूरीनाम के जोहान एडोल्फ पैंगल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर गार्ड ऑफ ऑनर कौन सा दिया गया है? गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। कहाँ दिया गया है यह गार्ड ऑफ ऑनर? उन्हें कहाँ दिया गया है? तो एयरपोर्ट पे दिया गया है। उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? उस एयरपोर्ट का नाम है जोहान एडोल्फ पैंगल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पर इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। अब किनके अगुवाई पे इनको इनवाइट किसने किया था सूरीनाम में? तो सूरीनाम की जो राष्ट्रपति हैं वो हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी वहाँ की राष्ट्रपति, उन्होंने इनको इनवाइट किया था। अब ये कार्यक्रम जो है, क्यों 5 जून को ही वो वहाँ पर क्यों गई? आखिर 150वां वर्षगांठ जो मनाया गया जा रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है? तो एक थोड़ा सुन लीजिए कि 5 जून, ठीक है, सेम इसी डेट में 5 जून 1873 में क्या हुआ था? एक SS लल्ला, ओके, SS लल्ला रुख जहाज के द्वारा सूरीनाम में जो भारतीय बोल सकते गिरमिटिया मजदूर, ओके, भारतीय गिरमिटिया मजदूर, ये लोग गए थे, ठीक है, ये मजदूर गए थे वहां पर, मजदूरी करने के लिए। कब? 1873 में, और तारीख थी 5 जून। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है ये सेलिब्रेट वहां पे किया जा रहा है। 150वीं वर्षगांठ को वहां पे सेलिब्रेशन हो रहा है। क्लियर? चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा सूरीनाम के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को मैं एवरीडे बोलती हूँ कि करंट के कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, तो जो क्वेश्चन कहाँ पे बनते हैं वो आपके आ जाते हैं इकोनॉमिक्स हो, करंट्स के ही कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में ऐड हो जाते हैं, कुछ ज्योग्राफी में, कुछ हिस्ट्री में। तो ऐसे चलिए देखते हैं सूरीनाम को। यह दक्षिण अमेरिका के, मैंने अभी आपको मैप में दिखाया, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। देख लीजिए यहाँ पर, यह है या मैप देख रहे हैं, यहाँ इसके उत्तर पूर्वी भाग में सूरीनाम जो है यहाँ पे आपको लोकेट हो रहा है। ओके, सूरीनाम यहाँ लोकेट हो रहा है उत्तर पूर्वी भाग में। क्लियर? चलिए, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। यह अटलांटिक महासागर, फ्रेंच गुआना, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अटलांटिक महासागर, फ्रेंच गुआना और ब्राजील के साथ सीमा जो है साझा करता है। किसके साथ है? अटलांटिक महासागर है, फ्रेंच गुआना एंड गुआना, ये दोनों अलग अलग है, और ब्राजील के साथ सीमाएं साझा करता है। यह दक्षिण अमेरिका में सबसे छोटा संप्रभु राज्य है। इसके साथ और कुछ चीजें जुड़ी हुई है, वो भी देख लेते हैं। पारामारिबो राजधानी है, मैंने आपको अभी बताया कि पारामारिबो क्या है? राजधानी है। और सूरीनाम की डॉलर क्या है? मुद्रा क्या है? डॉलर जो है वो सूरीनाम की मुद्रा है। ओके, डॉलर। नेक्स्ट है चैन संतोखी, ओके, चैन अभी जो है संतोखी जी जो है वो सूरीनाम की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। क्लियर? चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट इश्यूज। तीसरा खेलो इंडिया, ओके, यूनिवर्सिटी गेम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर ले। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है 3 जून को संपन्न हुआ। हम लोग इसको लगातार चर्चा इसका भी करते आए थे जब ये इशूज चल रहा था कि 25 मई से स्टार्ट हुआ है ना, 25 मई से स्टार्ट हुआ है और 3 जून को तक चलना था, तो 3 जून को संपन्न हो गया तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक्चुअली ये यूपी के जो है कुछ जिलों में आयोजित किया गया था, तो इसका समापन जो होना था वो बनारस में। कहाँ हुआ है समापन समारोह? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित किया गया। तो इससे रिलेवेंट कुछ भी क्वेश्चंस को लोग पूछ सकते हैं। समापन समारोह कहाँ हुआ है? तो BHU में किया गया है, BHU में समापन समारोह हुआ है, BHU। ओके, अब इससे रिलेवेंट और क्या है देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तीसरे संस्करण में, एक्चुअली ये क्या था?
तीसरा खेलो इंडिया है, तीसरे संस्करण में चैंपियन कौन बना है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ओवरऑल चैंपियन बना है। ठीक है, तीसरे संस्करण में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ओवरऑल चैंपियन बना। पंजाब यूनिवर्सिटी ने कितने? तो 26 कितने इसने अपने नाम किए हैं? 26 गोल्ड है, 27 रजत है, सिल्वर है और 26 ब्रोंज मेडल के साथ टोटल 69 मेडल को इसने हासिल किया है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, ओके, इसने 24 गोल्ड, 27 रजत एंड 17 ब्रोंज पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। कौन रहा है? वो भी पंजाब का ही। कौन सा है यूनिवर्सिटी? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ओके, फर्स्ट पोजीशन पे पंजाब यूनिवर्सिटी, सेकंड पोजीशन पे गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। अमृतसर, ओके, इसका भी नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछ सकता है ना। अमृतसर ये सेकंड पोजीशन पे रहा है। तो फिर और देख लेते हैं इसके बारे में और क्या फैक्ट्स है। पिछली बार की चैंपियन कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी ने 16 गोल्ड, 10 जो है आपका रजत है और 6 कांस्य मेडल के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। तीसरा स्थान इसने हासिल किया है। अब यहाँ पर ये तीसरा स्थान है। एक खेलों का आयोजन लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में 9 स्थानों पर किया गया था। ठीक है, कौन कौन सा है? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में। दिल्ली में निशानेबाजी प्रतियोगिता हुई थी। ओके, और इसमें करीब करीब आप ये जान लीजिए कि 131 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इतने यूनिवर्सिटी ने भाग लिया था और ये खेल करीब करीब चला था 12 दिन तक, जिसमें 11 नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं, 11 नए। अब इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिए कि ये तो तीसरा खेलो इंडिया था, तीसरा खेलो इंडिया है। इसके साथ ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट खेलो इंडिया कहाँ हुआ था? फर्स्ट खेलो इंडिया का कार्यक्रम जो हुआ था वो आपका उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा के कटक में हुआ था। उड़ीसा के कटक में किया गया था। वहां पर उस समय में जीता कौन था? तो पंजाब यूनिवर्सिटी उस समय भी जीती थी, पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके, उड़ीसा के जब कटक में आयोजित किया गया था तो उस समय में कौन जीता था? पंजाब यूनिवर्सिटी जीती थी, पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके, अब यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी जीती थी। सेकंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सेकंड जो दूसरा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित हुआ वह आपका हुआ था कर्नाटका। ओके, कर्नाटका के बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटका के बेंगलुरु में। ओके, और यहाँ पे जीता कौन था? जैन यूनिवर्सिटी। ये थी पंजाब, बेंगलुरु, जैन यूनिवर्सिटी। क्लियर? जैन यूनिवर्सिटी। चलिए और वही जैन यूनिवर्सिटी यहाँ पर क्या हो गई है? थर्ड पोजीशन पाई है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। एक्चुअली अब इसके पीछे की कहानी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव पर्यावरण पर, किसने? यूएन ने। ओके, यूएन ने क्या किया? संयुक्त राष्ट्र ने मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में, कहां पर? स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में अपनाया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में अपनाया था। कब? 1972 में इसने आपके क्वेश्चंस में 72 और 73 दोनों होगा, तो इसने अपनाया था 72 में, बट इसको अपनाया, लेकिन 1973 से इसको क्या किया गया? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पहला जो सेलिब्रेशन किया गया है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 1973 में। इसका विषय क्या था? उस समय इसका विषय था केवल एक पृथ्वी था। कब? 1973 में। लेकिन वर्ष 2023 में, यानी अभी जो मनाया गया, तो ये इसकी कौन सी थी? 50वीं वर्षगांठ थी। दूसरी चीज, इसकी मेजबानी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोटे डी आइवर नीदरलैंड, मेजबानी नीदरलैंड के साथ साझेदारी में की गई है। ओके, नीदरलैंड के साथ। अब देख लेते हैं कि 2023 की फिर थीम क्या है। तो थीम है, इस वर्ष की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान है। प्लास्टिक जो है वो प्रदूषण का समाधान है। बिट प्लास्टिक
पॉल्यूशन इस वर्ष के अभियान का विषय है। बिट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बिट प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है ये एक थीम भी रह चुकी है। कब? 45वें विश्व पर्यावरण दिवस की एक थीम भी थी जिसकी मेजबानी भारत ने की थी। ओके, इसकी मेजबानी भारत ने की थी 45वें। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय स्प्रिंटर क्या नाम है? अमलन बोरगोहेन ने बेल्जियम के मर्क्सेम में फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर इमेज में काफी क्लियर है। अमलान बोरगोहेन, नाम बहुत अजीब सा है ना। किसमें जीता है इन्होंने? भारतीय स्प्रिंटर अमलान बोरगोहेन ने कहाँ जीता है? बेल्जियम में जीता है इन्होंने। ठीक है, और कितने गोल्ड है, कितने रजत है? तो इन्होंने 2 गोल्ड अपने नाम किए हैं। और किसमें किया, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा अब इनको। अमलान बोरगोहेन ने फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की 100 और 200 मीटर दौड़ में एक गोल्ड जीता है। 100 एंड 200 मीटर की दौड़ में। क्लियर? बस इतना ही। नाम याद रखिएगा। भारतीय स्प्रिंटर कौन है? अमलान बोरगोहेन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया। ओके, मणिपुर में जो वो जनजाति वाला चल रहा था हिंसा, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी जांच के लिए उन्होंने क्या किया? 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। अब उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं देखते हैं। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। कौन है गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? अजय लांबा। ओके, अजय लांबा की अध्यक्षता में बोला क्या गया है? 3 सदस्य है पैनल में, तो एक अध्यक्ष है, उनका नाम क्या है? अजय लांबा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है। और इसके अन्य 2 सदस्य कौन है देख लेते हैं। तो अन्य 2 सदस्य हैं हिमांशु शेखर दास और आलोक प्रभाकर। तो तीनों का नाम याद रखिएगा। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं और दोनों सदस्य का नाम पे ध्यान रखिएगा। इस समिति के अन्य सदस्य होंगे, यह मणिपुर में मैतेई के लिए आरक्षण की मांग को लेकर भड़की हिंसा की जांच करेंगे। हो सकता है ये भी पूछ ले कि किसके क्या कारण है, किसकी जांच करेंगे। तो क्या है ये? आरक्षण की मांग को लेकर। ओके, मैतेई के लिए आरक्षण की मांग को लेकर। और दूसरा नीचे इसके पॉइंट है, यह विभिन्न समुदायों के सदस्यों को निशाना बनाकर की गई हिंसा और दंगों के कारणों और प्रसार की जांच करेगी। दैट्स इट। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट इश्यूज। नाटो द्वारा आर्कटिक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। नाटो के द्वारा आर्कटिक सैन्य अभ्यास, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमें ये देखना है सबसे पहले, ये जो नाटो है, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? चलिए अब इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ है? 1949 में। ठीक है, इसमें सदस्य देश कितने हैं? इसके टोटल 31 कंट्रीज जो है, टोटल 31 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, टोटल 31 देश हैं। एंड जो 31वां देश है वो है आपका फिनलैंड। ओके, 31वां वही है, फिनलैंड है। यह कब इसमें शामिल हुआ है? यह नाटो में 2023 में शामिल हुआ है। 2023 में शामिल हुआ है। चलिए, तो आर्कटिक सैन्य अभ्यास इसने आयोजित किया है। नाटो देशों ने अपने नए सदस्य, मैंने भी कहा कि लास्ट कौन सा? फिनलैंड है। तो फिनलैंड की रक्षा के लिए आर्कटिक सैन्य अभ्यास किया गया है। आखिर अब देखते हैं आखिर फिनलैंड की रक्षा की बात कैसे आ गई। तो फिनलैंड के शामिल होने से रूस के साथ जो नाटो की सीमा की लंबाई है वो दोगुनी हो गई है। ओके, नाटो की सीमा की लंबाई कितनी हो गई है? दोगुनी हो गई है। इस अभ्यास में कौन कौन पार्टिसिपेट किए हैं? इस अभ्यास में नॉर्वे है, ब्रिटेन है, मतलब नाटो के जो सदस्य देश होंगे वही इसमें रहेंगे। तो नॉर्वे है, ब्रिटेन है, अमेरिका है और स्वीडन अभी नहीं बना है। स्वीडन जो है नाटो का सदस्य देश अभी नहीं बना है, लेकिन इसकी भी इच्छा है सदस्य बनने की, ये भी उसमें लगातार कोशिश में बना हुआ है। तो इनके करीब 1000 जो है सहयोगी सैनिक और 6500 फिनिश सैनिकों ने हिस्सा लिया। तो इट इज नॉट दैट मच, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्वीडन भी जुलाई 2023 में विल्नियस में, कहां पर? विल्नियस यानी लिथुआनिया। कहां पर? विल्नियस यानी लिथुआनिया। ये कहां है? विल्नियस, लिथुआनिया।
लिथुआनिया, ओके, विल्नियस लिथुआनिया में होने वाले शिखर सम्मेलन में नाटो का सदस्य बनने की ये उम्मीद कर रहा है। ओके, अभी अब जुलाई में होने वाला है, 11-12 जुलाई को आई थिंक है इसकी नाटो का सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन है। कहाँ पर है? लिथुआनिया में। और लिथुआनिया नाटो का सदस्य देश कब बना? लिथुआनिया जो है नाटो का सदस्य देश बना था 2004 में। इसके साथ जब आप लिथुआनिया याद रख रहे हैं तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, लातविया और लिथुआनिया सेम ईयर में लोग नाटो का सदस्य बने हैं। ठीक है, लातविया या कहीं कहीं आपको लातविया भी मिलेगा, ये भी 2004 में क्या हुआ है? नाटो का सदस्य बना है 2004 में। क्लियर? नाटो का सदस्य ये भी 2004 में बना है। चलिए, टोटल इसके 31 सदस्य देश हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं दूसरा इश्यूज क्या है। 2023 में वैश्विक बेरोजगारी महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच जाएगी। 2023 में जो वैश्विक, जो ग्लोबल एक हम बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, वो क्या होगा? पहले के स्तर पर, जो महामारी के पहले के स्तर पर थी, वो पहुंच जाएगी। ये रिपोर्ट किसने दिया है? ILO ने दिया है। ओके, ILO की रिपोर्ट है ये, ILO की रिपोर्ट है। तो देखते हैं रिपोर्ट क्या बोल रही है। ILO ने क्या किया है? वर्ल्ड ऑफ वर्क पर ILO मॉनिटर का ये 11th एडिशन था। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ वर्क पर ILO का ये 11th एडिशन था। आप यहाँ इमेज में देखिए, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट टू फॉल हाउ मच, कितना ये जा रहा है? 5.3%। एक ओके, बहुत बार अगर ऐसे डाटा याद ना रहे तो बस इमेज से भी थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा कि जो वैश्विक बेरोजगारी जो है वो कितने तक पहुंच रही है? 5.3%। ठीक है, 5.3%, यानी करीब करीब कितने बिलियन हो गए? करीब करीब हो गए 190 अराउंड मिलियन, कुछ ऐसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इश्यूज देखते हैं। आमिर राजा हुसैन का निधन, आखिर ये कौन थे? इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वह एक प्रसिद्ध रंगमंच क्या है? प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेता और निर्देशक थे। द 50 डे वार, ओके, द 50 डे वार और द लिजेंड ऑफ राम, ये दोनों याद रखिएगा, द 50 डे वार और द लिजेंड ऑफ राम जैसे बड़े आउटडोर स्टेज प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था इन्हें। किसके लिए? स्टेज प्रोडक्शन के लिए। प्लस 50 डे वार कारगिल युद्ध पर आधारित है। 50 डे वार जो है ये कारगिल युद्ध पर आधारित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कारगिल युद्ध से थोड़ा रिलेवेंट है, थोड़ा सा लगता है कि राष्ट्र से जुड़ा हुआ है कारगिल युद्ध जो है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आमिर राजा हुसैन के ऊपर हो सकता है कहीं से कुछ कुछ पॉइंट्स दिए गए, इनमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है कहीं बन जाए। तो 50 डे वार जो है कारगिल युद्ध पर आधारित है। सरकार ने आमिर राजा हुसैन को रंगमंच में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया था। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका था, पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ओके, चलिए, उन्होंने सुपरहिट फिल्म बाहुबली, सभी ने देखा होगा, बाहुबली आप सबने देखा है ना? तो बाहुबली और RRR में काम किया है। क्लियर? वह फिल्म आदि पुरुष में भी नजर आएंगे। अब तो नहीं रहे, लेकिन आदि पुरुष में भी वो नजर आएंगे जब रिलीज होकर के आएगी, है ना? अभी तो चल रहा है, सबको इंतजार होगा। चलिए, ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ फैक्चुअल चीजें हैं वो देख लेते हैं। यूपीएससी के सदस्य कौन है? विद्युत विहारी स्वेन। चीन के विरोध के बावजूद भी अमेरिका और कौन सा देश है जिसने समझौता किया है, व्यापार समझौता? तो वो है आपका ताइवान। ठीक है, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पॉट टेक आयोजित किसके द्वारा? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। चलिए, मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। राज्य में 4 दिवसीय संस्कृति कार्य समूह की बैठक शुरू की गई उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर भोपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT खुलेगा तंजानिया में, 2 और खुलेंगे अबू धाबी और आपका कुआलालंपुर में। वेद कुमारी घई कौन थी? इनका निधन हो गया। कौन थी? संस्कृत की विद्वान थी। लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है। लिंग समावेशी यानी क्या, किसके लिए है? महिलाओं को सशक्त करने के लिए है। महिलाओं को सेंट्रलाइज्ड करके, उन्हें महिलाओं को केंद्रीकृत करके उनकी सुरक्षा, उनके भविष्य, कुछ उनको एक मतलब एक मजबूत आधार देने के लिए क्या किया गया है? लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। चलिए, 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है? पाशांग दावा शेरपा। अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अहिल्या नगर किया गया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र की घोषणा तमिलनाडु।
ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया है। आरक्षण फॉर्मूले के लिए तो मेघालय ने किया है। किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की? रजिस्टर पे यूपीएससी के सदस्य। चलिए तो ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ड्रॉप आउट को वापस स्कूल में लाने के लिए एनआईओएस के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर मेघालय ने किया है। 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा चीन। किस एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है? तो एतिहाद एयरवेज। एतिहाद एयरवेज। सीबीआई का नया निदेशक प्रवीण सूद। सीवीसी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 हुआ है? तो इंडोनेशिया। वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना कहां आई है? अफगानिस्तान में। सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खुलने की घोषणा तेलंगाना। और तेलंगाना में कितने जिले हैं इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, मैं क्लास में बता चुकी हूँ। वर्गियम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन बने हैं? चमनलाल बने हैं। अब आते हैं हम लोग आज की एमसीक्यूज पे। देख लेते हैं क्या कौन कौन से क्यूज है। सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। उस पैनल के प्रमुख कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? अजय लांबा, आलोक प्रभाकर, संजय कुमार सिंह, हरीश कुमार रावत। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अजय लांबा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के विधि आयोग ने राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश की। तो विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? आलोक कुमार, ऋतुराज अवस्थी, रमेश सिन्हा, संदीप मेहता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऋतुराज अवस्थी। जो बिडेन ने अमेरिकी ऋण सीमा को निलंबित करने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किया, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट पूछा है? सही है। स्टेटमेंट क्या पूछा है? सही है। तो बिल को अमेरिकी सीनेट ने 36 के मुकाबले 63 मतों से पारित किया है। ओके, नया कानून 2025 तक ऋण सीमा को निलंबित करेगा। नया कानून सही कूट का चयन करें, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो बिडेन ने इसका स्टेटमेंट जो दिया है, दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों आंसर सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाने माने थिएटर अभिनेता का नाम क्या है जिनका हाल में ही निधन हो गया और वह द 50 डे वार जो कि कारगिल युद्ध पे आधारित है और द लीजेंड ऑफ राम जैसे बड़े आउटडोर स्टेज प्रोडक्शन के लिए जाने जाते थे? तो उनका नाम अभी अभी हम लोगों ने देखा क्या है? आमिर रजा हुसैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाटो देशों ने 30 मई को अपने नए सदस्य की रक्षा करने का संकल्प लेते हुए आर्कटिक सैन्य अभ्यास किया। तो कौन है? वो है फिनलैंड। ओके, ऐसी मतलब करंट को लेकर के ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि बस पूरे ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, है ना? फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, एक चीज और है, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे ऑप्शंस भी बोलना चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, तो मैं ऑप्शंस भी बोल करके फिर आंसर लगाऊंगी। भारत में एफडीआई प्रवाह के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? जो फाइनेंशियल ईयर 23 में कुल एफडीआई प्रवाह 16% से गिरकर 70.97 बिलियन हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 23 में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 22% से घटकर 46 बिलियन हो गया है। दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं? सही हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि जो इसमें सबसे बड़ा अगर एफडीआई निवेशक की बात की जाए, सबसे ज़्यादा एफडीआई निवेशक की बात की जाए तो इसमें सिंगापुर सबसे पहले आएगा। सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर सबसे पहला नाम क्या है? सिंगापुर का आएगा। उसके बाद आपका सेकंड है मॉरिशस एंड थर्ड है अमेरिका। ठीक है, और अगर ये भी बोला जाए कि भारत में जो एफडीआई का जो प्रवाह का स्तर गिर रहा है, एफडीआई में जो गिरावट आई है भारत में, एफडीआई में गिरावट आई है, ये गिरावट का सिंबल है, मैंने नीचे एरो किया, गिरावट का सिंबल है। तो क्या, क्यों आई है? किस सेक्टर में आया है? तो कंप्यूटर
कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक बेरोजगारी 2023 में पूर्व महामारी के स्तर से नीचे गिरकर डैश रहने की संभावना है, तो कितनी रहेगी बेरोजगारी जो है वो 5.3%। 5.3% किसकी रिपोर्ट है ये? ILO की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। किस संगठन ने 1 जून को ग्राम पंचायतों के स्तर पर एक समर्पित वितरण चैनल स्थापित करने की मांग करने वाले बीमा वाहक विवि के लिए मसौदा निर्देश जो है जारी किए हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जीवन बीमा निगम, न्यू इंडिया इंश्योरेंस एंड भारतीय सामान्य बीमा निगम। इसका आंसर हो जाएगा ए इसका आंसर है। ओके, IRDIA, IRDIA ये इसका आंसर हो जाएगा, ये है इसका आंसर। ओके, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, चलिए ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेल्जियम के मर्कसेम में फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में किसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो अम्लान बोरगोहेन। किसने जीता है? अम्लान बोरगोहेन ने। ये हो गई आज की आपकी इश्यूज हो गए, कुछ मुद्दे हो गए, कुछ आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस हो गए। तो अगर आपको इसके अलावा करंट अफेयर्स में अगर कंटेंट के रिगार्डिंग भी कुछ अगर और पूछना हो, कुछ जानना हो, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और क्लास में अगर आप लोग इस क्लास को अगर आप लोग लाइव होना चाहते हैं, तो मैं चाह रही थी कि अगर मॉर्निंग में 6 o'clock लाइव क्लास को ले लिया जाए। मेरे तरफ से तो अपना ये एक प्रपोजल रखी हूँ, अगर आप लोग को लगता है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो क्लास को लाइव स्टार्ट करूँगी मॉर्निंग में 6 बजे की टाइमिंग होगी। ओके, और इसके हाँ और भी कुछ चीज़ें हैं, अगर किसी तरह से करंट अफेयर्स में कुछ और भी चेंजिंग अगर आप लोग चाहते हैं या कंटेंट्स के रिलेवेंट हो या आपकी कोई डाउट्स हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। क्लास 100% आपकी है, ठीक है। ये चैनल मेरी है वो अलग बात है, लेकिन ये क्लास आपकी है। और सबसे मेन बात है कि आप इसमें अपना टाइम देते हैं, और इस टाइम की कीमत बहुत होती है, ठीक है। कहते हैं कि जो इंसान अगर समय की कद्र नहीं करता है, ठीक है, अगर समय को वो नहीं समझता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि समय भी उसे नहीं समझता है ना। समझ रहे हैं ना कि अगर आप समय की इज्जत नहीं करोगे तो वो भी आपकी इज्जत करना छोड़ देगा। तो इसलिए थोड़ा समय की कीमत को समझें। क्लास को जिस तरीके से भी आप लेना चाहते हैं, कुछ भी अपना सुझाव देना चाहते हैं, आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे अपना सुझाव दें। ओके, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में, नए इश्यूज़ के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ और नए MCQs के साथ। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।